स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों ये खबर तो अब तक आप सुन ही चुके होंगे कि चाइना ताइवानीज एयर स्पेस और उसके टेरिटोरियल वाटर्स में घुसकर ताइवान स्ट्रेट पर लाइव फायर ड्रिल्स कर रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एयरफोर्स के 21 फाइटर जेट्स ताइवान की एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में इन्वेड करके लौटे हैं। ताइवान के चारों तरफ चाइना की फोर्सेस मंडरा रही हैं। यहां तक कि ताइवान के डिजिटल स्पेस को भी चाइनीज हैकर्स के द्वारा लगातार हैक किया जा रहा है। सिनेरियो कुछ वैसा ही है जैसा हमें कुछ महीनों पहले यूरोप की धरती पर देखने को मिला था। चाइना के इस एग्रेशन को देखकर कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि अब चाइना को ताइवान के ऊपर अटैक करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस फील्ड के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स कुछ और ही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो दिख रहा है और जो असल कहानी है उसमें शायद जमीन आसमान का अंतर है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये अनुमान इस फील्ड के जाने माने वेटरन स्ट्रैटेजिस्ट के द्वारा लगाया जा रहा है। तो आखिर इस डरावने मिलिट्री शोडाउन की असली कहानी क्या है, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। गाइस सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट एक अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये कि स्टडी IQ के यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैचेस में एडमिशंस 8 अगस्त को क्लोज हो रहे हैं, विच इज बेसिकली वेरी क्लोज। दोस्तों इन बैचेस के फीचर्स इस कोर्स को भारत का सबसे अलग कोर्स बनाते हैं। इन बैचेस में आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव डिलीवर किया जाएगा। 900 से ऊपर घंटों का लाइव कंटेंट, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो दोस्तों यदि आपने या फिर आपके किसी दोस्त भाई बहन किसी ने भी यूपीएससी क्रैक करने का सपना देखा है, तो उस सपने को पूरा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, और जो कोड आपको यूज करना है वो है AG लाइव। और अब आप अपना वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इस डेवलपमेंट के ब्रीफ बैकग्राउंड से रूबरू कराते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की ट्रिप पर आई हुई थी। ये विजिट बहुत अहम थी क्योंकि पूरे 25 साल बाद US गवर्नमेंट के किसी टॉप लेवल ऑफिशियल ने ताइवान में एक डिप्लोमेटिक विजिट पर आने की हिम्मत की थी, और वो भी किसी आम ऑफिशियल ने नहीं, बल्कि खुद नैन्सी पेलोसी ने, जो काफी लंबे समय से ताइवान के ऊपर चाइना को क्रिटिसाइज करती आई हैं। चाइना और नैन्सी पेलोसी की राइवलरी बहुत पुरानी है। खैर वो 2 अगस्त को ताइवान पहुंची और 3 अगस्त को ताइवान की प्रेसिडेंट समेत कई टॉप ऑफिशियल्स और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से मिली। साथ ही उन्होंने एक बार फिर अमेरिका का ताइवान और उसकी डेमोक्रेसी के प्रति कमिटमेंट रीअश्योर किया। हालांकि वो इस विजिट को पूरा करके वापस जा चुकी हैं, लेकिन जब से पेलोसी ने ताइवान की धरती पर कदम रखा है, पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ट्विटर पर पिछले कुछ दिनों से World War 3 जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। US स्टॉक मार्केट में क्रैश इस रिस्क को साफ दर्शा रहा है। अभी तक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना था कि हो सकता है चाइना के प्रेशर के चलते पेलोसी अपनी विजिट को कैंसिल कर दें। एंड मोमेंट तक ये प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे थे, लेकिन पेलोसी ने उन सभी प्रेडिक्शन को गलत साबित करते हुए अपने इस हाईली रिस्की विजिट को पूरा किया। अभी तक डिबेट ये थी कि ये विजिट होगी या नहीं, लेकिन अब डिबेट ये है कि क्या चाइना इस बात पर कोई वॉर करेगा या नहीं। हो ना हो, आज हर किसी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चाइना सच में ताइवान पर अटैक करेगा? क्या वो अपने वर्ड्स को एक्शन में तब्दील करेगा? क्या ताइवान भी यूक्रेन की तरह एक बैटल ग्राउंड में तब्दील हो जाएगा? तो सही मायने में तो उसका जवाब शायद अब तक किसी के पास है ही नहीं। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो इस केस में चाइना को हेल्पलेस बना देते हैं। चाइना के अभी तक ताइवान पर कोई डायरेक्ट अटैक ना करना शायद उसकी इसी वीकनेस को दर्शा रहा है, और इसी वीकनेस की आज हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम ये अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या चाइना के लिए भी अभी ताइवान को अटैक करना फीजिबल है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पूरी क्राइसिस की जड़ कोई चीज है तो वो है चाइना की वन चाइना पॉलिसी। इस क्राइसिस का एक क्विक बैकग्राउंड देखें तो यहाँ 2 चाइना इन्वॉल्व हैं। पहला है
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि पीआरसी, जिसको हम चाइना के नाम से जानते हैं, और दूसरा है रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि आरओसी, जिसको हम ताइवान के नाम से बुलाते हैं। चाइना और ताइवान दोनों ही अपने खुद की टेरिटरी को ऑफिशियल चाइना बताते हैं, और इस डिस्प्यूट की शुरुआत होती है चाइनीज सिविल वॉर में, जो 1927 से लेकर 1949 तक चला। ये वॉर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उस समय चाइना पर रूल कर रही कुओमिंटांग की नेशनलिस्ट पार्टी के बीच चल रहा था। कम्युनिस्ट फैक्शन को माओ जेडोंग लीड कर रहे थे, जबकि नेशनलिस्ट फैक्शन को चियांग काई शेक। खैर 1949 तक आते आते कम्युनिस्ट की जीत हुई और नेशनलिस्ट हार गए, जिसके चलते नेशनलिस्ट को अपनी जान बचाने के लिए मेनलैंड चाइना से भागकर उसके साउथ ईस्ट में मौजूद फॉर्मोसा, जो कि आज प्रेजेंट डे में ताइवान है, उस आइलैंड पर एग्जाइल में रहना पड़ा। माओ और उनके एलाइज ने मेनलैंड चाइना पर अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना की, जिसका कैपिटल बीजिंग को घोषित किया गया। माओ ने मेनलैंड चाइना को ऑफिशियली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का दर्जा दिया। वहीं चियांग काई शेक ने ताइपे में अपनी अलग सरकार का गठन किया और ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम दिया। हालांकि आज वाइडली एक्सेप्टेड नॉर्म्स के तहत इंटरनेशनल कम्युनिटी में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही ऑफिशियल चाइना की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है, लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना भी लगातार खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज कराने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट कर रहा है। इंडिया, जापान, यूएस और यहाँ तक कि चाइना खुद ताइवान के साथ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशंस मेंटेन करता है, लेकिन जब बात डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन की आती है तब पूरा केस बहुत सेंसिटिव हो जाता है। इसी के चलते चाइना अपने वन चाइना प्रिंसिपल को असर्ट करता है, जिसके मुताबिक इस धरती पर केवल एक ही चाइना है और वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और चाइना के मुताबिक ताइवान मेनलैंड चाइना का ही एक प्रोविंस है। तब आप समझ सकते हैं कि ताइवान के पॉलिटिकल स्टेटस को लेकर डिस्प्यूट इस क्राइसिस का सबसे बड़ा इशू है। हालांकि यूएस खुद डिप्लोमेटिकली वन चाइना पॉलिसी को ही फॉलो करता है, लेकिन उसके वर्ड्स और एक्शंस इससे एकदम ऑपोजिट है। नैन्सी पेलोसी की ये विजिट इस बात का जीता जागता उदाहरण है। पहले कुछ यूएस प्रेसिडेंट ताइवान के इशू को लेकर बहुत कंफ्यूज स्टैंड लिया करते थे, लेकिन हालिया प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट में यह साफ तौर पर कहा है कि यूएस ताइवान को खुलकर सपोर्ट करता है। दोस्तों, ताइवान चाइना के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। जब भी बात ताइवान की होती है तो चाइना अपना कंट्रोल खो देता है। इसका अंदाज़ा आप चाइना से लगातार आ रही वार्निंग से लगा सकते हैं। कुछ दिनों पहले जब प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक दूसरे से फ़ोन पर बात की थी, तब शी जिनपिंग ने ये वार्निंग दी थी कि अगर कोई आग से खेलने की कोशिश करेगा तो वो जल जाएगा। अब इस विजिट के बाद चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री और स्टेट मीडिया एक के बाद एक एग्रेसिव स्टेटमेंट रिलीज कर रही है। चाइना इस विजिट को अपनी सोवर्निटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर हमला बता रहा है। साउथ चाइना सी में कॉन्फ्लिक्ट का एक नया थ्रेटर इमर्ज हो रहा है। लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक चाइना की एयर और नेवल फोर्सेस ताइवान के आसपास डेंजरस एक्सरसाइजेस कर रही हैं। चाइना अपने मिलिट्री जेट्स और फाइटर प्लेन्स ताइवान स्ट्रेट की ओर भेज रहा है। चाइना के फ्यूजन प्रोविंस में चाइनीज मिलिट्री की हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फ्यूजन प्रोविंस ताइवान से सबसे नज़दीक है। यहाँ पर ट्रूप्स और टैंक्स मोबिलाइज कर रहे हैं। पीएलए ताइवान के पास डेंजरस जोन्स में लॉन्ग रेंज लाइव एम्यूनिशन शूटिंग कंडक्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, चाइनीज मिलिट्री इन्हीं सेंसिटिव जोन्स में मिसाइल लॉन्चिंग ड्रिल्स भी कर रहा है। दोस्तों, यानी केवल 2 दिन के अंदर अंदर चाइना अपनी सारी फोर्सेस ताइवान के अगेंस्ट मोबिलाइज कर चुका है। चाइना का कहना है कि वो यहाँ टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहा है और ये फ्राइडे तक यूं ही कंटिन्यू रहने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ हमारा मकसद आपको डराना या ये कहना नहीं है कि चाइना ताइवान पर सच में अटैक करने जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पर जो सिचुएशन है उसको देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि चाइना इस अटैक से केवल 1 कदम की दूरी पर खड़ा है। दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना ये सब करके सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को शोकेस कर रहा है, जैसा कि वो हमेशा करता आया है। वो इन मिलिट्री डील से ताइवान को ये बताना चाहता है कि ताइवान को आसानी से ओवरपावर किया जा सकता है, लेकिन असल में एक अटैक लॉन्च करना चाइना के लिए अभी पॉसिबल नहीं है। चाइना की इस रिलक्टेंस के कुछ मुख्य कारण हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट तो ये है कि इस बार एक वॉर के स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो ताइवान के एलाइज जैसे कि यूएस और जापान इस वॉर में उतरने के लिए एकदम तैयार खड़े हैं। वो इस चीज़ को कई बार पब्लिकली अनाउंस कर चुके हैं। 1979 में यूएस में एक लेजिस्लेशन पास किया गया था, जिसके तहत अगर चाइना ताइवान को इन्वेड कर लेता है तो अमेरिकन फोर्सेस इसको रेजिस्ट करने के लिए ताइवान में उतर सकती हैं। यूएस और ताइवान के बीच 1979 में साइन हुई म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के तहत ही यूएस ताइवान को वेपन सप्लाई करता आ रहा है।
नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद तो ये कमिटमेंट और भी साफ हो जाती है। तो ताइवान इस लड़ाई में अकेला नहीं है, एटलीस्ट अभी के लिए तो हम ये कह सकते हैं। और अगर चाइना ये जानते हुए भी ताइवान पर अटैक करता है तो यूएस और चाइना यानी दुनिया की दो सबसे पावरफुल मिलिट्रीज के बीच वॉर के स्टेक्स कितने ज्यादा हाई हो जाएंगे ये तो हम सब जानते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन कभी नहीं करेगा। ऊपर से यहाँ दूसरा बड़ा कारण है चाइना की मिलिट्री माइट का। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ सालों में चाइनीज आर्मी को काफी हद तक अपग्रेड किया गया है, लेकिन आपको याद दिला दें कि इस आर्मी ने काफी लंबे समय से कोई ग्राउंड वॉर नहीं लड़ा है, जिसकी वजह से वो अर्बन वॉरफेयर की टेक्निकलिटीज से परिचित नहीं है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भले ही चाइनीज मिलिट्री सोल्जर्स और इक्विपमेंट की टर्म्स में ताइवान से बहुत आगे हो, लेकिन उनके पास इस अटैक को सक्सेसफुली लॉन्च करने की स्किल्स मौजूद नहीं है। इसके अलावा हाल ही में चाइना ने यूक्रेन वॉर को भी बहुत क्लोजली विटनेस किया है। रशियन आर्मी यूक्रेन के कंपैरिजन में इतनी स्ट्रांग होते हुए भी उसे अब तक पूरी तरह से डिफीट नहीं कर पाई है। इसके अलावा मिलिट्री टर्म्स में ताइवान यूक्रेन से कई गुना बेहतर पोजीशन पर है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ताइवान का कोस्टल रीजन एक इन्वेजन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। ताइवान के पास केवल 14 स्मॉल बीचेस हैं जिनको इन्वेजन के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये सभी इन्वेजन पॉइंट्स मिसाइल्स, रॉकेट और आर्टिलरी गन से लैस हैं। इसके अलावा उनके ग्रेनाइट हिल्स पर टनल्स और बंकर्स का एक एक्सटेंसिव नेटवर्क बिछा हुआ है। तो चाइना की आर्मी के लिए ये बैटलफील्ड चैलेंजेस से भरा हुआ है। साथ ही यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि यूक्रेन अमेरिका के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना ताइवान है, क्योंकि यूक्रेन अमेरिका का 67th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जबकि ताइवान 9th लार्जेस्ट। तो अमेरिका के लिए ताइवान को सपोर्ट करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों मिलिट्री के अलावा चाइना ने ताइवान को इकोनॉमिकली भी थ्रेटन करने की कोशिश की है। पेलोसी की विजिट से पहले चाइना ने 100 से भी ज़्यादा ताइवानीज फूड सप्लायर से इंपोर्ट करना बंद कर दिया था। इसके साथ वो कई ताइवानीज लीडर्स और बिजनेसेस को भी बॉयकॉट कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ताइवान की इकॉनमी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाली मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कंप्यूटर चिप्स से ऑपरेट करते हैं। सेमीकंडक्टर्स के ग्लोबल हब ताइवान को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का चोक पॉइंट कहा जाता है। $100 बिलियन वर्थ की एक सिंगल ताइवानीज कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी TSMC दुनिया की आधे से ज़्यादा चिप मार्केट पर राज करती है। और चाइना के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन के लिए ताइवान की ये इंडस्ट्री बेहद ज़रूरी है। यदि चाइना ताइवान को अटैक करता है तो चाइना का टेक सेक्टर पैरालाइज हो सकता है। और केवल चाइना ही नहीं बल्कि यूएस समेत पूरे विश्व के लिए सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई बहुत क्रूशियल है। तो इसीलिए ताइवान को अटैक करने के लिए चाइना को इंटरनेशनल सपोर्ट गेन करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी। इसके अलावा चाइना की इकोनॉमी एक एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है। चाइनीज एक्सपोर्ट्स का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा अमेरिका में कंज्यूम होता है। ऐसे में अगर चाइना अमेरिका से दुश्मनी मोल लेता है तो वो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। दोस्तों एक्सपर्ट स्टडीज ये बताती हैं कि रशिया तो वेस्टर्न सैंक्शन से काफी कम समय में उभर गया, लेकिन चाइना की इकोनॉमी के साथ ये मुमकिन नहीं है। चाइना वेस्टर्न बॉयकॉट को इतनी आसानी से नहीं झेल पाएगा। इसके अलावा चाइना की खुद की इकोनॉमी आज पहले से ही बहुत नाजुक मोड़ पर है। IMF ने 2022 में चाइना का ग्रोथ रेट 3.3 प्रेडिक्ट किया है। आपको बता दें कि पिछले 40 सालों का ये सबसे कम ग्रोथ रेट है। IMF की प्रेडिक्शंस के मुताबिक 2023 में चाइना का ग्रोथ रेट 1.6% तक जा सकता है। चाइना में लॉकडाउन की वजह से उनका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बुरी तरह सफर कर रहा है। चाइनीज इकोनॉमी का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन यानी उसकी प्रॉपर्टी सेक्टर रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्राइसिस से गुजर रहा है। लैंड सेल्स में 30% का डिक्लाइन देखने को मिला है, यानी चाइना की बूमिंग इकोनॉमी आज कहीं ना कहीं एक बैकसीट पर है। साथ ही इस साल चाइना में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसमें शी जिनपिंग अपने 3rd टर्म के लिए अपीयर करेंगे। ऐसे में अगर वो इस वॉर को हार जाते हैं तो इंटरनेशनल सपोर्ट के साथ साथ अपनी पब्लिक का भी सपोर्ट खो देंगे। और इतने क्रूशियल टाइम में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग शायद ही इतना बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे। तो दोस्तों यहाँ चाइना के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। इस विजिट को लेकर चाइना का फाइनल रिस्पॉन्स ये डिसाइड करेगा कि आने वाले समय में दुनिया चाइना को कितना सीरियसली ट्रीट करेगी। चाइना के थ्रेट्स केवल थ्रेट्स हैं या फिर वो सच में कोई बड़ा स्टेप उठा सकता है, ये चाइना के इस रिस्पॉन्स से तय होगा। अब यहाँ पर चाइना के इंटरनेशनल इमेज का सवाल है।
लेकिन जैसा कि हम अभी देख ही चुके हैं कि यदि चाइना अटैक करता है तो उसके कंसिक्वेंसेस और भी ज्यादा भयानक हो सकते हैं। तो एक तरफ जहां बात इमेज की है, वहीं दूसरी तरफ ये भारी फाइनेंशियल और पॉलिटिकल रिस्क से भरी हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस रिस्की सिचुएशन में यह भी पॉसिबल है कि चाइना अपनी इकोनॉमी और मिलिट्री को और भी ज्यादा इंप्रूव करे और कुछ समय बाद इस विजिट का बदला ले। खैर, अब आगे चाइना इस पर क्या रिस्पॉन्स करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए चाइना ताइवान के ऊपर वॉरफेयर की एक पुरानी टेक्निक अप्लाई करता नजर आ रहा है, जिसके अंतर्गत एक देश अपने राइवल को वॉर से पहले ही इतना डराने की कोशिश करता है जिससे उसका मनोबल पूरी तरह से टूट जाए। ताइवान के ऊपर इस तरह का एग्रेसिव मिलिट्री शोडाउन करना चाइना की इसी रणनीति को दर्शा रहा है। लेकिन वो जो भी हो, यहाँ एक बात तो तय है और वो ये कि इस विजिट के बाद यूएस और चाइना के रिलेशंस अपने लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गए हैं और इनको दोबारा वापस ट्रैक पर लाना इतना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था एक डिस्कशन जहां पे हमने डिस्कस किया कि इस समय जियोपॉलिटिक्स में चल रहे सबसे क्रिटिकल डेवलपमेंट की दिशा शायद अभी निर्धारित नहीं की जा सकती है। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में हमने डिस्कस किया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, critically analyze India's diplomatic stand on China's One China policy in context of current developments in geopolitics. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।